हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। एमपीटेड वर्ग 2 विज्ञान विषय के ये जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही थी, आज हम पाचन से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे और उसको समझेंगे। उनको प्रश्नों के उत्तर बस हल नहीं करेंगे, हम उनसे संबंधित और भी कई ऐसे प्रश्न समझेंगे जो बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण हैं आपके पेपर के लिए। बहुत ज़रूरी है, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में वहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं। ये सिर्फ एमपीटेड वर्ग 2 के लिए नहीं है, ये जहाँ जहाँ भी विज्ञान विषय आना है उन सब के लिए है। जैसे एमपीटेड, सीटेड, एचटेट, रीट, यूपीटेड, DSSB, TGT, KVS, NVS, इसके अलावा भी पीएससी, रेलवे, एसएससी, व्यापम, एसआई, पुलिस और भी अन्य परीक्षाएं जहाँ जहाँ विज्ञान पूछी जाएगी यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, आज का ये सेशन। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। कि पहला प्रश्न है एंजाइम क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसने पूछ ली तुरंत कि एंजाइम क्या है, व्हाट इज एंजाइम। तो हम एंजाइम के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। आइए देखिए एंजाइम क्या है। इसमें प्रश्न है वसा है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। आप सभी जानते होंगे कि जो एंजाइम हैं वह एक प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम हैं वो सारे मुख्य रूप से जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से बने हुए होते हैं। जितने भी प्रोटीन हैं वो हैं क्या बोलते हैं, एंजाइम्स हैं। और ये सभी मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। और इन सभी का जो निर्माण होता है वो होता है किससे? अमीनो अम्लों से। इन सभी का निर्माण होता है किससे? अमीनो अम्ल से इन सभी का निर्माण होता है। और ये बहुत लंबी श्रृंखला होती है अमीनो अम्ल की। इसमें एक अपवाद भी है, और अपवाद वो ये है कि जो आरएनए है वो भी एक प्रकार का एंजाइम ही है। आरएनए जो है वो भी क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। तो ये आरएनए जो है एंजाइम के रूप में एक अपवाद है। लेकिन जो यहाँ पे हमारा मुख्य उत्तर होगा वो प्रोटीन ही होगा। जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? मुख्य रूप से जो हमारा उत्तर है वो है प्रोटीन। हमारा सही उत्तर है प्रोटीन, हमारा सही उत्तर है। तो देखिए, और एंजाइम करता क्या है? एंजाइम एक एक्सीलेटर होता है। जैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर देते हैं हम, तो वो उसका इंजन अपने आप चलता रहता है। लेकिन जब भी उसे आगे बढ़ाना होता है तो हम एक्सीलेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सीलेटर चलाते हैं। ये मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाना है, ये मोटरसाइकिल है हमारी, इसको आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे एक्सीलेटर लगा रहता है, इसको घुमाया जाता है। तो जब मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर घुमाते हैं तो मोटरसाइकिल अपने आप स्पीड से भगती है, और वही जो एक्सीलेटर है वही काम करता है एंजाइम। ये जो हमारे शरीर के रासायनिक क्रियाएं हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, इनकी गति को बढ़ाता है और खुद उस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसकी गति को बढ़ा देता है। यही काम है एंजाइम का। तो एंजाइम क्या करता है? एक्सेलरेट करता है या उत्प्रेरक का काम करता है। एंजाइम क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। यहाँ पे उत्प्रेरक, एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित, चलिए हमें इनमें दो चीज़ें और हमने देखी थी, इसमें वसा है और आरएनए है। तो वसा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वसा का हमारे शरीर में क्या काम होता है। मुख्य रूप से वसा जो है हमारा ऊर्जा का संचय करता है, एनर्जी स्टोरेज करता है और कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। साथ ही साथ ये हमारा शरीर का तापमान भी मेंटेन करके रखता है। आरएनए का आपको नाम पता है कि ये न्यूक्लिक अम्ल है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। साथ ही साथ मैसेजेस भी इधर से उधर ले जाता है, आनुवंशिक संदेश, जैसे कि आने वाली पीढ़ियों में आँख कैसी होगी, उनका नाक कैसा होगा, उनका कान कैसा होगा। आनुवंशिक जो संदेश हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? देखिए अभी एंजाइम का हमने काम क्या पढ़ा? उत्प्रेरक का क्या काम होता है? उत्प्रेरक। एंजाइम का काम हमने क्या पढ़ लिया? उत्प्रेरक काम होता है एंजाइम का। तो वही प्रश्न इसमें पूछा गया है कि ऐसा जो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को
जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित करता है। पहला है जाइमेज, दूसरा है इन्वर्टेज, तीसरा है माल्टेज, चौथा है डाइजेस्टेज। इसका सही उत्तर क्या है आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मुख्य रूप से इसके एक एक एंजाइम्स को पढ़ लें क्या, पहले एक एक एंजाइम को हम पढ़ लेते हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं कि डाइजेस्ट क्या है। देखिए डाइजेस्टेज क्या है, डाइजेस्टेज नहीं है, डाइजेस्टेज क्या है। देखिए ये ऐसा एंजाइम है जो मान होता है ना, मान स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। यह पौधों और हमारे लार में भी पाया जाता है। देखिए ये क्या करता है, ये मंड को या स्टार्च जो होता है खाने में, स्टार्च को किस में बदलता है, ये स्टार्च को बदलता है माल्टोज गलत लिख गया, नहीं तो आपके दोगे मास्टर गलत लिखता है। चलिए माल्टोज में किस में बदलता है, ये बदलता है ये मंड को या स्टार्च को किस में बदलता है, ये मंड को या स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। कौन, डाइजेस्टेज। तो क्या डाइजेस्ट करता है ये माल्टोज को स्टार्च में डाइजेस्ट कर देता है। कौन, ये डाइजेस्टेज क्या करता है, माल्टोज को मंड में डाइजेस्ट कर देता है। तो इसको यहाँ पे हम लिख दें ऐसा। अगला आता है माल्टेज का क्या काम है। देखिए माल्टेज का जो काम है, देखिए अभी हमने माल्टोज बनाया। माल्टोज जो होता है, माल्टोज कहाँ पाया जाता है, अनाज वगैरह में पाया जाता है। अनाज वगैरह की जो शर्करा है उसे माल्टोज कहते हैं। माल्टोज को 2 ग्लूकोज के अणुओं में बदलता है। ये किसको बदलता है, ये माल्टोज को, चिट्टा बना है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। कौन, माल्टेज को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है सर, तो ये सर करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है, ये माल्टेज है। देखिए नाम मिलता जुलता है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। अब हमारे बचे इन्वर्टेज और जाइमेज। इन्वर्टेज का काम क्या है, देखिए जो हमारा शक्कर होती है, हम समझेंगे शक्कर को क्या बोलते हैं, सुक्रोज। शक्कर को क्या बोलते हैं, जो गन्ने की शक्कर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। तो ये सुक्रोज को किसी चीज़ में बदलता है, किस में बदलता है, तो ये सर बदलता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में। ये सुक्रोज को ग्लूकोज और सुक्रोज में बदलता है, ग्लूकोज और सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। किस में बदलता है, अच्छा आप मुझे बताइए कि फ्रुक्टोज कहाँ पाई जाती है। फ्रुक्टोज जो शर्करा है वो कहाँ पाई जाती है, फ्रुक्टोज पाई जाती है सर फलों में, फ्रूट वगैरह में ये फ्रुक्टोज पाई जाती है। ये सुक्रोज को जो हमारी शक्कर जो हम चबा लेते हैं रोटी के साथ और घी के साथ में, आप लोग नहीं खाते होंगे, हमारे ज़माने में खाई जाती थी रोटी में शक्कर डाल के। तो हमने सर ये देख लिया। अब हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, चलिए इसको इधर कर देते हैं। यहीं पे हमने 3 चीज़ें पढ़ ली कि इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। डाइस्टेज मंड या स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो जाइमेज क्या करता होगा सर, तो जाइमेज हमारा उत्तर निकल के आता है कि सर ये ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है क्या, जाइमेज। ये मुख्य रूप से ईस्ट खमीर में पाया जाता है और ये ग्लूकोज जैसी शर्करा को सरल शर्करा में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। और सर इसका जाइमेज का उपयोग क्या है, तो ये उद्योगों में बहुत बड़ा महत्व है इसका, उद्योगों में यही होता है। अब आप समझें कि इससे क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल। ये देखिए इथेनॉल आजकल पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है 20%, वो इसी से बनाई जाती है। जाइमेज एंजाइम उस पर यूज होता है। जो गन्ने की जो छिलका है उससे जो बनता है इथेनॉल, पेट्रोल में मिलाया जाता है 20% की ब्लेंडिंग, वो यहीं से बनता है। तो कौन सा है, जाइमेज है। हमारा सही उत्तर क्या है, जाइमेज। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कौन करता है? देखिए, इसमें हमने अभी पढ़ा है कि जो एंजाइम का काम है वो खुद किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उस प्रक्रिया को बढ़ा देता है, उसको एक्सेलरेट कर देता है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो सीधे सर एंजाइम होगा। एंजाइम ही हमारा क्या उत्तर होगा? देखिए, बैक्टीरिया का कोई ऐसा वो नहीं है। बैक्टीरिया एक कोश के जीव है जो बीमारी फैलाने, दही जमाने की प्रक्रिया में काम आते हैं। शरीर के भीतर भी ये होते हैं और ये अन्य काम भी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। डीएनए हमारा क्या होता है? डीएनए आपको पता है कि ये केंद्रक में पाया जाता है। हमने कोशिका वाले में बहुत अच्छे से डीएनए को समझा है। ये केंद्रक में पाया जाता है और ये इसके अंदर जीन्स होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर पहुंचते हैं। अब हम देखिए, प्रोटीन्स का काम आपने समझ लिया है, प्रोटीन क्या है इसके पहले भी हम बता चुके हैं। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न में, एंजाइम। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत में होती है? यकृत का नाम क्या है सर? अगर आपको यकृत का नाम ना पता हो तो मैं बता दूं, लीवर, हम अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं यकृत को। यकृत हमारा अंग्रेजी शब्द है और लीवर हमारा हिंदी शब्द है, ये आपको पता ही होगा। जैसे हमारा चालक अंग्रेजी शब्द है और ड्राइवर हमारा हिंदी शब्द है, उसी प्रकार से यकृत हमारा अंग्रेजी शब्द है और इसको हिंदी में लीवर कहते हैं। हमारा लीवर में जो कोशिकाओं के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है, इतनी स्पीड से होती है कि आपका आधा अगर यकृत काट दिया जाए तो कुछ ही समय में वो पूरा यकृत आपका बन जाएगा। इस प्रकार से कोशिकाएं अपने आप को रीडेवलप करती हैं। चलिए पढ़ते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? किस एक की उत्पत्ति बताइए? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? इसमें से यकृत क्या बनाता है? यकृत क्या बनाता है सर? तो सर यकृत हमारा बनाता है यूरिया, और यही हम खेत में डाल देते हैं यकृत से बना के, है ना? नहीं, ये शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। देखिए, समझते हैं यूरिया निर्माण क्या है। वैसे तो देखते हैं कि यकृत जो है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? अभी आगे चल के हम यकृत को आपको दिखाएंगे कैसा होता है यकृत, क्या काम करता है, किससे क्या बात करता है, किस प्रकार का दिखता है, कहाँ जाता है, कैसे आता है, क्या पहनता है, क्या खाता है। ये हमारे शरीर की, इतना समझ लो कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है हमारे शरीर की सर? सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है। कौन? लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी उम्र में नहीं है, उम्र हमारे शरीर के बराबर ही होती है। देखिए, क्या होता है, यूरिया का निर्माण कब होता है? जब हमारे शरीर में प्रोटीन टूटता है तो अत्यधिक विषैली गैस निकलती है, और उस गैस का नाम क्या है? ये आपने नाम सुना होगा, NH3। इस गैस को हम अंग्रेजी में अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं अमोनिया। जब प्रोटीन टूटता है तो बहुत विषैली गैस निकलती है, उसको कहते हैं अमोनिया। ये इतनी खतरनाक गैस बनती है। यकृत इसी अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। यकृत इसको क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसको क्या करता है कि इस अमोनिया को वो जो है यकृत यूरिया में बदल देता है। ये गैस ये बहुत हानिकारक गैस है, इसलिए इसको कहाँ बदल देता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का जो काम करता है वो यकृत करता है। इसके बाद ये यूरिया रक्त के माध्यम से किडनी में पहुंचता है, जहां इसे मूत्र के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस यूरिया को हम खेत में नहीं डालते हैं। तो यकृत का मुख्य काम क्या है? यूरिया का निर्माण। और यूरिया कैसे बनती है? NH3 यानी कि अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, और ये कहाँ बनता है? लीवर में। और कहाँ से बाहर निकल जाती है सर? ये वृक्क से बाहर निकल जाती है। किससे बाहर निकलती है सर? वृक्क से बाहर निकलती है। वृक्क को हम किडनी भी कहते हैं। तो अब देखिए, इसमें एक और ऑप्शन है, लाइपेज क्या है? ये लाइपेज क्या है? तो लाइपेज जो है वसा को पचाने वाला एंजाइम है, जो मुख्य रूप से अग्न्याशय में स्रावित होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये वसा को पचाने वाला एंजाइम है। वसा को कौन पचाता है सर? तो लाइपेज पचाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे अग्न्याशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सर? ये हमारे अग्न्याशय में पाया जाता है। श्लेष्मा क्या है?
श्लेष्मा के बारे में आपको बता दें, ये एक चिपचिपा पदार्थ है, इसको म्यूकस बोलते हैं हिंदी में। म्यूकस में तो आपको समझ में आ गया होगा कि चिपचिपा है। ये अमाशय की दीवार में और श्वसन नली की सुरक्षा के लिए रहता है, ताकि श्वसन नली में यही म्यूकस रहता है जो जुकाम के समय आपके नाक से निकलता है बाहर बढ़िया लसलसा। तो ये हानिकारक जो पदार्थ जाते हैं उनको चिपका लेता है अपने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता है कि ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? HCl, ये कहाँ पाया जाता है? ये सर हमारे अमाशय में भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसी से हमारा भोजन पचता है। तो इसमें हमारा अमाशय कैसा रहता है? अम्लीय रहता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। क्या है? लिपिड्स का जो होता है, जो लिपिड्स होता है उसका पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। किसकी किसकी? पित्त अम्ल की उपस्थिति में, लाइपेज की उपस्थिति में, पेप्सिन की उपस्थिति में। इनमें से ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 1 और 3 सही है कि अम्ल और पेप्सिन में होता है, केवल 1 और 2 सही है, या तीनों सही हैं। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि पहले लिपिड्स का पाचन कहाँ होता है। लिपिड्स जो हम आम भाषा में लिपिड्स किसे कहते हैं? वसा या तेल को कहते हैं। लिपिड्स पहले हम समझते हैं किसको कहते हैं? वसा को हम लिपिड्स कहते हैं। और वसा का पाचन कहाँ होता है ये आपको समझना है। वसा पानी में अघुलनशील है, ये बात आप जानते होंगे। कीड़ा पानी में घुलता है, KEDA। तो वसा पानी में अघुलनशील है। अगर नहीं है विश्वास तो तेल को पानी में डालिए और घोल लीजिए। अगर घुल जाए तो वसा घुलनशील है, नहीं घुले तो वसा अघुलनशील है। तो वसा पानी में अघुलनशील होती है। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए पहला है पित्त अम्ल। क्या है पित्त अम्ल? देखिए पित्त अम्ल का क्या काम है? ये लीवर से निकलने वाले जो पित्त रस है, लीवर से यकृत से निकलने वाले पित्त रस में होता है क्या? पित्त अम्ल। और ये वसा के छोटे छोटे टुकड़ों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है। कौन? पित्त अम्ल क्या करता है? वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। ये छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है बड़े बड़े टुकड़ों को। इस क्रिया को ही हम एमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण कहते हैं। बिना इसके जब तक एमल्सीकरण नहीं होगा, पाइसीकरण या एमल्सिफिकेशन नहीं होगा, एमल्सीकरण भी बोल सकते हैं, एमल्सीकरण नहीं होगा तब तक वसा का पाचन नहीं होगा। अब लाइपेज क्या करता है? देखिए इसमें लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज जब ये एमल्सीकरण हो चुका होता है, एमल्सिफिकेशन हो चुका होता है, तो उस वसा को लाइपेज एंजाइम पूरी तरीके से तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। जब इनको ये क्या करता है, इनको छोटे टुकड़े करते हैं वसा के। ये क्या हुआ? टुकड़े किसने किए? पित्त अम्ल ने किए। फिर लाइपेज ने क्या किया? इन टुकड़े को बिल्कुल महीन तोड़ के और क्या करते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, जिससे शरीर सूख लेता है। तो सर पेप्सिन क्या काम करता है? ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है सर? ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारे इसमें से वसा ये लिपिड्स का पाचन कौन कौन करता है? पहले तो पित्त अम्ल करता है, दूसरा लाइपेज करता है। तो इसमें जो 1 और 2 सही होंगे तो हमारा उत्तर C एकदम सही होएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? अभी हमने पढ़ा कि लाइपेज क्या करता है। लाइपेज जो पाइसीकृत वसा है या एमल्सिफाइड वसा है, उसको पूरी तरीके से तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बनाता है। लाइपेज वसा को तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? ये इसका स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है ये हमारे लाइपेज हमारे अग्न्याशय से निकलता है। और ये छोटी जो वसा होती है उसको तोड़कर फैटी एसिड में बदल देता है। गुर्दा क्या कहलाता है? इसके बारे में आपको पता है। देखिए अग्न्याशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसमें से एंजाइम भी बाहर निकलते हैं प्लस हार्मोन भी बाहर निकलते हैं। किससे? अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें से एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों बाहर निकलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। गुर्दा आपने पढ़ा होगा, गुर्दा को आपने पढ़ा होगा। गुर्दा क्या है? गुर्दा किडनी को कहते हैं। देखिए और यकृत आपको पता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है और हृदय आपको पता है कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये हमारे ब्लड को पंप करता है।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? इसमें आपको समझना है कि ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टॉयलिन और पेप्सिन। तो इस पे अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है और छोटी आंत में प्रोटीन को पचाता है। ये कहाँ से निकलता है, पहले इसको देखते हैं। ये जो निकलता है सर, ये निकलता है, अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये निकलता है, चलो इसको बड़ा लिख लेते हैं फिर छोटा कर देंगे। ये कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से। ट्रिप्सिन जो हार्मोन है, ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ये कहाँ से निकलता है? ये अग्न्याशय से निकलता है और छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ से, कहाँ किसका पाचन करता है? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद आता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का क्या काम है? देखिए प्रश्न क्या है, पाचन एंजाइम नहीं है, पाचन एंजाइम नहीं है पूछा है इसमें। तो गैस्ट्रिन क्या है? देखिए गैस्ट्रिन एक हार्मोन है और ये अमाशय की जी कोशिकाओं से निकलता है। ये क्या है? पहली बात तो ये हार्मोन है। क्या है? ये एक हार्मोन है और ये जी कोशिकाओं से निकलता है। किससे निकलता है? जी कोशिकाओं से निकलता है और अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। किसके लिए उत्तेजित करता है? HCl के लिए। तो ये क्या है? एक हार्मोन है। टाइलिन एंजाइम देखते हैं। टाइलिन आपने पढ़ा होगा। और टाइलिन कहाँ पाया जाता है सर? सर ये हमारी लार में पाया जाता है। तो ये बच्चों लार में पाया जाता है और ये काम क्या करता है सर? तो ये स्टार्च को पचाने की शुरुआत मुंह में करता है। ये क्या करता है? ये मुंह में ही स्टार्च को पचाता है। सर टाइलिन तो हमने पढ़ लिया। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन अमाशय में पाया जाता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ये अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये सर? ये अमाशय में पाया जाता है। और ये किसको किस में बदलता है? तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इसको देखिए ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन अग्नाशय में निकलता है। ट्रिप करने से अग्नि निकलती है। देखिए टाइलिन, देखिए टॉयलिन, लार में टॉयलिन ग्रंथि होती है। वो टॉयलिन एंजाइम लार ग्रंथि से निकलता है, लार से, और ये स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन अमाशय में होता है और ये प्रोटीन को पेप्टेन में, वो पेप्टोन में बदल देता है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है ये आपको बताना है। तो जो प्रोटीन का पाचन है वो मुख्यतः अमाशय से होता है। कहाँ से होता है सर? अमाशय से होता है। और अमाशय में क्या होता है? देखिए अमाशय में अभी हमने पढ़ा था अमाशय में देखिए अमाशय की ग्रंथियों में जठर रस होता है, निकलता है। अमाशय में जठर रस निकलता है जिसमें पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, जिसको अभी अभी हमने पढ़ा है। पेप्सिन अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जो जो पेप्सिन एंजाइम होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो पेप्सिन होता है, क्या होता है सर? ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये इसको तोड़ के पेप्टोन में बदलता है प्रोटीन को। तो इसका पाचन कहाँ होता है सर? तो इसका अमाशय में होता है। अमाशय हमारा सही उत्तर है। देखिए मुंह में किसका, मुंह में स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन पूरा कहाँ होता है सर? तो प्रोटीन का पाचन पूरा हो जाता है छोटी आंत में। कहाँ हो जाता है? पूरा हो जाता है छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। ये प्रश्न कहता है कथन ए, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। कारण आर, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। देखिए ये आजकल इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कथन और कारण वाले। अब इनमें आपको बताना है उत्तर ए, दोनों ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि ए क्या है, ए सही है गलत है। देखिए प्रोटीन का पाचन इसमें लिखा है कि ए में हमारे आहार में प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। केवल क्षुद्रांत या
छोटी आंत में होता है। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? केवल क्षुद्रांत में नहीं होता है। ये कहाँ से शुरू हो जाता है? ये अमाशय से शुरू हो जाता है सर। तो अमाशय से अगर शुरू हो जाता है तो पहला वाला गलत हो जाएगा। तो पहला गलत है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ये तो गलत हो गए, दोनों सही नहीं है। इसमें दोनों सही हैं, नहीं ये भी नहीं, ए सही है, गलत है ये भी, ए गलत है। ए अगर गलत है तो यही डी ही हमारा सही होगा, हमारा जो उत्तर है। अब देखिए कारण क्या है, सही क्यों है? अग्न्याशय में से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। देखिए जैसे सही बात है, प्रोटीनों को पचाने वाले एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजन, ये तो ये छोटी आंत के शुरुआती हिस्से में, ये ग्रहणी में छोड़ा जाता है जहाँ प्रोटीन का अंतिम पाचन होता है। तो ये सही है। तो हमारा जो आर है वो सही है, ए हमारा गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? डी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? अब आप हमें बताइए कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है। देखिए इसमें यूरिएज लिखा है, सल्फेटेज लिखा है, ट्रिप्सिन लिखा है, प्रोटीएज लिखा है। तो अभी हमने पढ़ा भी है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाने के लिए अग्नाशय में ट्रिप्सिनोजन के रूप में निकलता है और छोटी आंत में एक्टिव होकर प्रोटीन तथा उसके आधे पचे रूपों को अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाओं में बदल देता है। ट्रिप्सिन क्या होता है? ये कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये सर अग्नाशय से निकलता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज या एनहाइड्रेज? क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है एमाइलेज। एमाइलेज क्या है? देखिए इसको समझते हैं। स्टार्च, देखिए स्टार्च का पाचन, इसमें बोला है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने। तो स्टार्च का पाचन के बारे में समझते हैं। स्टार्च ये पौधों में पाए जाने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे आलू में, चावल में, गेहूँ में अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। और ये कैसी शर्करा है? तो ये पॉलीसेकेराइड है। कैसी शर्करा है? पॉलीसेकेराइड है। देखिए एमाइलेज का काम क्या है ये समझते हैं। एमाइलेज का कार्य ये है कि ये एंजाइम स्टार्च के अणुओं में पानी की मदद से उसे तोड़ता है। किससे स्टार्च के अणुओं में पानी की मदद से उसे तोड़ता है, जल अपघटन करता है, अंततः उसे सरल शर्करा यानी ग्लूकोज और माल्टोज में बदल देता है। यह हमारी लार और अग्नाशयी रस दोनों में पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि जल अपघटन करके ग्लूकोज और माल्टोज में बदल देता है। किसमें? ग्लूकोज करके, और हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाता है। ये जो एमाइलेज होता है ये स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज और उस बदलता है। किसमें? ग्लूकोज और प्लस किसमें बदल देता है? ग्लूकोज और माल्टोज में बदलता है। ग्लूकोज और माल्टोज में बदल देता है एमाइलेज। तो एमाइलेज हमारा सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है? अब यहाँ पे ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है कौन से परिवर्तन में? प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, या स्टार्च को ग्लूकोज में? तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, इसको समझते हैं। इसका जो सही उत्तर है प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। अब इसको समझते हैं। देखिए प्रोटीन की जो अंतिम अवस्था होती है उसको समझते हैं। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। कहाँ से होता है प्रोटीन का निर्माण? ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अमीनो अम्लों से, कमीनो से नहीं, जो अमीनो अम्ल होते हैं इनसे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। सर ये बात मुझे समझ में आ चुकी है कि अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो छोटी आंत में क्या काम करता है कि प्रोटीन और पेप्टोन्स को
पर क्रिया करके उन्हें पूरी तरीके से उनके सबसे सरल रूप यानी अमीनो अम्ल में बदल देता है, ताकि हमारा शरीर आसानी से सोख सके। ये प्रोटीन का निर्माण इससे होता है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल में ही बदल देता है ताकि शरीर हमारा एब्जॉर्ब कर सके। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने कौन काम करता है, कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ होता है? छोटी आंत के मुहाने पर या ग्रसनी के पास। प्रोटीन को पेप्टेन में, ये काम अमाशय के अंदर पेप्सिन एंजाइम करता है। प्रोटीन को पेप्टेन में कौन बदलता है? ये बदलता है पेप्सी। अरे भाई पेप्सी, पेप्सी क्या बदलती है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है पेप्सी। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है? अभी अभी हमने पढ़ा है कि स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है, आपने अभी अभी देखा है। बताइए कौन बदलता है स्टार्च को ग्लूकोज में? तो एमाइलेज बदलता है स्टार्च को ग्लूकोज में, अभी अभी हमने देखा था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है? हमारा प्रश्न 13 कह रहा है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पुच्छ या पूंछ कहाँ होती है। तो पुच्छ को अगर हम कहें तो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स हमने पढ़ा था। ये देखिए हमारा ये, अरे सॉरी, ये हमारा अमाशय हुआ करता था और यहीं से ये हमारी छोटी आंत है और यहाँ पे हमारी बड़ी आंत हुआ करती थी। तो बड़ी आंत के बगल में एक यहाँ पे एक ग्रंथि हुआ करती थी और इतनी बड़ी, जो अभी भी जानवरों की होती है, जिसमें हम भूसा भरते थे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पुच्छ, या इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ये हमारी अपेंडिक्स ग्रंथि है जो हमारी बड़ी आंत या बृहद आंत्र में पाया जाता है। बृहद आंत में अपेंडिक्स की संरचना संलग्न होती है। अगर आपको देखना है इसका फ़ोटो, तो हम अपेंडिक्स का फ़ोटो कल लगा देंगे, मैं निकाल दूंगा। अगर देखते हैं, चलिए आज छोड़ते, कल देखेंगे इसकी। पित्ताशय का क्या काम है? देखिए पुच्छ क्या होता है, ये हमारे पेट के दाहिनी साइड में होता है। हालांकि अब नहीं है, अब उंगली जैसी इतनी छोटी सी संरचना बची है, इतनी सी बची हुई होती है, पहले इतना बड़ा हुआ करता था। तो ये बड़ी आंत के बाद में होता है। अब इसका काम क्या है? अब इसका कोई काम नहीं है। अगर इसमें कुछ चला जाता है, ये पहले घास फूस यहाँ भरा हुआ होता था, लेकिन अब ये काम की नहीं है क्योंकि हम पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, तो इसमें नहीं भर पाएगा। अब इसका काम नहीं है, लेकिन इसमें कभी कुछ चला गया तो अपेंडिक्स का दर्द बहुत भयानक होता है अगर कभी किसी को हुआ हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? ह्रासमान बोलते हैं ह्रास, जो ह्रास होता है, घटता क्रम। तो संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा घटता क्रम है? मध्यांत्र, ग्रहणी या शेषांत्र? सबसे बड़ा कौन है और उसके बाद छोटा कौन है और सबसे छोटा कौन है? तो मुझे जो लगता है कि सबसे छोटा है ग्रहणी। तो ग्रहणी 2 में है सबसे छोटा। इन 2 में से हमारा एक आएगा। देखिए शेषांत्र और मध्यांत्र नहीं है। सबसे छोटा भाग जो हमारी होता है छोटी आंत का, वो ग्रहणी ही होता है। अब हमें देखना है कि उसके बाद शेषांत्र होता है कि मध्यांत्र होता है। देखिए शेषांत्र हमारा जो होता है, ये सबसे लंबा भाग होता है। 3.5 मीटर का लंबा होता है। कितना? लगभग 3.5 मीटर लंबा होता है। तो ये सबसे लंबा भाग होता है। और मध्यांत्र जो होता है वो उससे थोड़ा छोटा होता है, लगभग 2.5 मीटर का ये भाग होता है। तो छोटी आंत 3 भागों में जुड़ी हुई होती है। और जो ग्रहणी होती है वो आपने देखा है कि ये अमाशय से ऐसा छोटा सा सी आकार का जो भाग होता है वही होता है। ये बहुत छोटी होती है। तो हमारी जो छोटी आंत है, वो नाम है छोटी आंत, वो सबसे बड़ी आंत है, कई मीटर की होती है। देखिए 2.5 और 3.5 मीटर, तो ये 3 और 3 6 मीटर की तो यही हो गई। तो आंत का हमारा बहुत लंबा भाग होता है। इसमें भी सबसे लंबा होता है शेषांत्र, फिर मध्यांत्र, फिर ग्रहणी। हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? उत्तर डी हमारा सही उत्तर है।
अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। एंजाइम और उसके काम। अम्लीय फास्फेट का काम क्या है? अम्लीय फास्फेट का काम क्या है? इसको समझिए। क्या अम्लीय सूत्र कणिका चिन्ह का किण्वन, सूत्र कणिका चिन्हक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित हो। सही जोड़े का करना है। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस सेकेंड डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटने के लिए। एक्रोसिन अंडे के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्त्रावित जो बहुशुक्राणु निषेचन को रोकता है। अगला है सॉक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज लाइसोसोमल चिन्ह के एंजाइम जो उपापचयों का जल अपघटन करता है। प्रश्न पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है और आरएस की परीक्षा में आया था 2013 में। ये कब आया था? 2013। ये आरएस की परीक्षा का प्रश्न है। तो देखिए इसको समझते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस। इसको हम कल समझाएंगे अच्छे से। मैं इसको थोड़ा सा कल समझा दूंगा आपको सही भाषा में क्या है। हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? लार की सहायता से क्या पच जाता है? प्रोटीन। लार हमारे मुंह में होता है। लार की सहायता से प्रोटीन पचता है क्या? नहीं जी। प्रोटीन तो जी कहाँ पचता है? अमाशय में। अमाशय में पचता है। प्रोटीन हमारा कहाँ पचता है सर? सर प्रोटीन हमारा पचता है अमाशय में। प्रोटीन हमारा कहाँ पचता है? अमाशय में। स्टार्च हमारा कहाँ पचता है? स्टार्च जी हमारा पचता है लाइपेज एंजाइम से। स्टार्च किससे पचता है? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम, लाइपेज से ही पचता है ना। टाइलिन लाइपेज नहीं, एमाइलेज और टाइलिन। टाइलिन एमाइलेज जो एंजाइम्स पाए जाते हैं टाइलिन लारी एमाइलेज जो टाइलिन वगैरह पाए जाते हैं उससे क्या पचता है हमारा? उससे पचता है हमारा स्टार्च। स्टार्च किससे पचता है? एमाइलेज टाइलिन जो नामक एंजाइम जो होता है टाइलिन, ये एमाइलेज ये हमारे उसमें होता है, किसमें? लार में होता है। तो टाइलिन एंजाइम हमारा जो लार में होता है ये किसका पाचन करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। तो लार में क्या पच जाता है? तो लार में हमारा स्टार्च का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। रेसे जो फाइबर्स होते हैं इनका पाचन लार द्वारा नहीं होता है। इनका पाचन लार द्वारा नहीं होता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? बी, स्टार्च। चलिए अगला देखते हैं। चलिए ख़त्म है आज के लिए इतना ही। और जुड़े रहिए, आप देखते रहिए ऐसे ही वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं और क्या तरीका अपना सकते हैं कि हम प्रैक्टिस और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से करें। इसके लिए आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी पढ़ सकें। चलिए आज के लिए इतना। धन्यवाद। जय हिंद।